हेलो स्टूडेंट्स, E2E क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं वासन सर आपके लिए फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसको शुरू से लास्ट तक डिटेल में समझाया गया है, आप सभी चीज को सावधानी से देखिए। फाइनल अकाउंट एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम किसी भी बिजनेस के एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उसकी प्रॉफिट या लॉस को मालूम करते हैं। आप सबको पता है इसके 3 पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। अब क्या होता है, कई बार जाने अनजाने बाय मिस्टेक और बाय ओमिशन कुछ आइटम छूट जाते हैं और जो रिसोर्स डॉक्यूमेंट होता है फाइनल अकाउंट को बनाने का वो होता है आपका ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपसे कुछ आइटम छूट गए हैं तो वो आइटम बाद में पता चलते हैं जब आपने ट्रायल बैलेंस को बना लिया है। तो उसको आप ट्रायल बैलेंस के नीचे में ही एडजस्टमेंट के हेड में लिखते हैं और जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वो सारी चीज़ों को आप कंसिडर करते हैं और एक एंट्री लिख करके आप ये करते हैं कि किस आइटम में उसको जोड़ना है या किस आइटम में उसको घटाना है। यहाँ एक बात आप याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर में जितने भी आइटम होते हैं उन सारी आइटमों की डबल एंट्री कंप्लीट हो गई रहती है और उनका इफेक्ट फाइनल अकाउंट में सिर्फ एक ही जगह जाएगा। लेकिन जो भी आइटम एडजस्टमेंट में लिखे होते हैं वो सारे आइटम का मिनिमम 2 इफेक्ट होगा। किसी आइटम के 3 भी हो सकते हैं, किसी आइटम के 4 इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो वो डबल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट आइटम्स हमको कंप्लीट करने पड़ेगी और तभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और ये सारी डिटेल बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो थी कि फाइनल अकाउंट हम एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं। मतलब क्या होता है कि कोई भी आइटम जो हम पे करेंगे या इनकम रिसीव करेंगे तो वो इन टोटल फॉर द ईयर हमने रिकॉर्ड करना है, चाहे वो हमने एक्सपेंस पेड किया था या पेड नहीं किया था या इनकम रिसीव की थी या नहीं की थी। तो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते समय सारी चीज़ों को फॉर द अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट टोटल 1 साल का हम आइटम वहां पर लिखेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी यहां लिखी हुई हैं। एडजस्टमेंट्स आर दोज आइटम्स विच वेर लेफ्ट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। छूट गए थे, ये आइटम हमारे छूट गए थे अकाउंट में लेने में। वो क्या बाय ओमिशन भी हो सकता है और मिस्टेक भी हो सकता है। वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में हमने नहीं ले पाए थे, सो दीज आर रिकॉर्डेड डाउन टू द ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं तो उसके नीचे में हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से आइटम हमारे छूट गए हैं और किन आइटम के लिए हमको अब रिलेटेड एडजस्टमेंट वहां पर करना है। और बैलेंस शीट विल बी कंसिडर्ड, सो दीज आइटम्स आर रिकॉर्डेड डाउन टू द ट्रायल बैलेंस एंड विल बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। कंसिडर मतलब यह हो गया टेकन इनटू अकाउंट, हम उसको अकाउंट में ले लेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन टोटल फॉर द ईयर, इवन पेड और नॉट और रिसीव्ड और नॉट। ये बात आपको क्लियर दिमाग में रखनी होगी। अब हम 1 by 1 सभी एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो क्लोजिंग स्टॉक में आपकी सिचुएशन क्या हो सकती है कि इफ क्लोजिंग स्टॉक इज आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, जो आपके क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अगर क्लोजिंग स्टॉक उसके बाहर है देन इट विल अपीयर इन 2 डिफरेंट प्लेसेस। वो 2 अलग अलग जगहों में जाएगा। एक जाएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लास्ट आइटम के रूप में और एक जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो उसका एक सैंपल एग्जांपल दिया हुआ है। ये आपकी ट्रायल बैलेंस दी हुई है 21-22 की और यहां पर ओपनिंग स्टॉक अंदर में दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है। तो इतना बड़ा जो फॉर्मेट आपने देखा ये आपका ट्रायल बैलेंस था और ये ट्रायल बैलेंस आपका यहां से यहां तक है। मतलब ये ट्रायल बैलेंस का जो बॉक्स है ये खत्म हो गया और इसके बाद आउटसाइड में यहां पर एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिसमें आपको शो किया जा रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा 20,000 का है। तो ये बात हो गई कि क्लोजिंग स्टॉक इज आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है बल्कि वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो ये 2 जगह अपीयर होगा, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में।
देखिए फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट होगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो एक पहला बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप जानते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर द ईयर एंडिंग वगैरह आपने लिखना है। ये 20-21 का है तो ये 20-21 हम वहाँ लिख दिए हैं। इसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। और क्रेडिट साइड में आपने लास्ट आइटम लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर पहले आप सेल को लिखिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन में होगा उसकी जो अमाउंट होगी वो लिखेंगे। और सेकंड आइटम मतलब लास्ट आइटम ये आप लिखिएगा यहां पर क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपने यहां पर लेना है 20,000 और ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, वो काम आप जानते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट आप किस तरह एडजस्टमेंट में अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो कैसे करोगे। और दूसरा आइटम बताया गया था कि ये बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट आप बनाइएगा, उसमें ये एसेट साइड में, ये एसेट साइड आपके इधर है मान लीजिए राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी लायबिलिटी होती है। तो एसेट साइड में आपने यहां पर क्लोजिंग स्टॉक को शो करना है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में 20,000 रुपया यहां पर भी शो किया जाएगा। तो अभी आपको बताया था कि जब क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, बॉक्स के बाहर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो इसके दो इफेक्ट होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लास्ट आइटम के रूप में ये जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में ये जाएगा। तो इसी को आप देखिए यहां पर दिखाया जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लास्ट आइटम और बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये 20,000 हम लोग दिखाए। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक दूसरा जो एडजस्टमेंट को हम समझते हैं कि इफ क्लोजिंग स्टॉक इज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। आपके क्वेश्चन में कभी कभी ये ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया रहेगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया होगा तो इसका मतलब है इसको परचेज के साथ ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज को वहां ऑलरेडी घटाया जा चुका है और इसलिए इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा और ये सिर्फ ओनली बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होगा। तो ट्रायल बैलेंस 20-21 का जब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक देखिए वहां है, परचेज है और भी बहुत से आइटम हैं। सिर्फ ये आपको एग्जांपल हम समझा रहे हैं। तो यहां पर स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द एंड का मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। जब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। यहां एडजस्टमेंट हमने शो किया है तो बहुत से एडजस्टमेंट हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड, एक्रूड, लेकिन एडजस्टमेंट में हमने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि हम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पर अटेंशन ले रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां ट्रायल बैलेंस के अंदर में है, इसलिए सिर्फ ये एक ही जगह जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो इसको हम लोग यहां शो करेंगे। ये हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहां पर शो होगा। वो कितने रुपए का शो होगा, 20,000 का, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वो दिया हुआ था। यहां पर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है और ये ट्रायल बैलेंस के इन साइड में है। अगर ये इन साइड में रहेगा तो इसका इफेक्ट सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट्स में एक ही जगह जाएगा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट आते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, अकाउंटिंग ईयर एंडेड बट स्टिल सम एक्सपेंसेस आर नॉट पेड। हमने अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया लेकिन अभी भी हमको कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिसका पैसा हमने नहीं दिया है। तब इसको क्या करना होगा, दिस विल बी एडेड विथ रिलेटेड एक्सपेंसेस। उसको रिलेटेड एक्सपेंसेस के साथ जोड़ दिया जाएगा। इन ट्रेडिंग अकाउंट में भी हो सकता है या नहीं तो ये
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हो सकता है। और लास्टली वो जो आइटम होगा वो बैलेंस शीट में अपीयर होगा लायबिलिटी साइड में। हमने अभी बताया आपको कि ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम होते हैं उसका एक ही इफेक्ट होता है और उसके रिस्पेक्ट में हमारी डबल एंट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो एडजस्टमेंट में आइटम दिए हुए हैं उसका डबल एंट्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हम इसको एंट्री से समझना चाहें तो यहां पर देखिए हम दो एंट्री आपको दिखाते हैं। वेजेस हमारा आउटस्टैंडिंग है, मतलब वेजेस अपनी 5,000 रुपया हमने अभी नहीं दिया है, तो ये वेजेस एंट्री इसकी एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी हमारी वेजेस अकाउंट डेबिट। वेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंस है और ये 5,000 रुपया हमको डेबिट करना होगा। हमने पेड नहीं किया है, ये आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है। और सुपर गोल्डन रूल से आप जानते हो कि जितना भी लायबिलिटी होता है उसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग ये वेजेस हमारी हो जाएगी, ये हमारा 5,000 रुपया आउटस्टैंडिंग वेजेस का यहां पर आ गया। तो एक एंट्री हमने वेजेस के रिलेटेड रिलेशन में कर दी और सैलरी भी हमारी आउटस्टैंडिंग है। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो अभी भी हमको 25,000 रुपये सैलरी का देना बाकी है, तो सैलरी की भी अगर हम लोग डबल एंट्री करते हैं तो सैलरी अकाउंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम डेबिट करेंगे। येट इट इज नॉट पेड, अभी इसको हमने पेड नहीं किया है, हमने पेड करना है, ये हमारी लायबिलिटी है। और सुपर गोल्डन हमेशा बताता है कि लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आउटस्टैंडिंग हमारी सैलरी आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी 25,000 रुपये। तो ये हमने 25,000 की ये एडजस्टमेंट एंट्री भी आपको हम पास करके दिखा दिए कि जो भी एडजस्टमेंट में होगा उससे रिलेटेड एक एडजस्टिंग एंट्री होगी, तब हमारा डबल एंट्री का काम खत्म होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब रिलेटेड आइटम चाहे ट्रेडिंग का आइटम हो चाहे पीएल का आइटम हो, तो वेजेस हमारा ट्रेडिंग का है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट बना करके वेजेस के साथ जोड़ देंगे, और सैलरी प्रॉफिट लॉस का आइटम है उसको प्रॉफिट लॉस के साथ बना करके जोड़ देंगे, और दोनों ही आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी आपके सामने शो करेंगे। तो आप सबसे पहले बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखो आपका वहां पर ये एक डेबिट साइड है, यहां पर आपने लिखना है टू वेजेस। तो ये ट्रायल बैलेंस में देखिए आपका कितना वेजेस दिया जा चुका था। ट्रायल बैलेंस में जो था, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम था, इसका मतलब ये पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये कब पेड किया था हमने, ड्यूरिंग द ईयर। और सैलरी भी हमने ये पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो 40,000 हम ऑलरेडी पेड कर चुके थे वेजेस का, और 5,000 हमारा अभी देने का बाकी था। तो हम 40,000 जो पेड किए थे उसको पहले यहां लिख देते हैं, और इसके साथ हम ऐड कर देंगे जो हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस है। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस ये हमारी 5,000 है, इसको हम यहां पर जोड़ देंगे। ये जोड़ के हमारा बाहर में आ गया 45,000। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाओगे तो जो भी फॉर द ईयर एंडिंग वगैरह है वो आपने लिखना है। ये हमारा एक्सपेंस है, ये भी डेबिट साइड में आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे टू सैलरी। हम ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, हम 1,50,000 रुपया सैलरी ऑलरेडी दे चुके हैं, और सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी 25,000 है। तो जो दे चुके हैं 1,50,000 उसको इन साइड में लिखेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे हमारी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम यहां जोड़ रहे हैं, वो 25,000 रुपया है, और टोटल में हमारा ये खर्चा हो गया 1,25,000। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा उसके बारे में यहां पर कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर दे दिया है। आप इसको आराम से पढ़िए, समझिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत हवा नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल और वेरी इजी काम है। और अब देखिए, अब बैलेंस शीट में वो जो लास्टली ये अपीयर होगा कहां पर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि दोनों ही हमारा देना बाकी है, सैलरी भी देना बाकी है और वेजेस भी देना बाकी है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब हम यहां पर बैलेंस शीट बनाएंगे
बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड होता है, तो ये लायबिलिटी साइड में हम शो करेंगे लायबिलिटी साइड में हम शो करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हम एक हेडिंग दे दिए और वहां पर हमारा वेजेस का बाकी था कितना, तो वेजेस का हमारा बाकी था 5,000 रुपया और सैलरी का हमारा बाकी था कितना, 25,000 रुपया। तो टोटल में हमको अभी देना बाकी है 30,000 रुपीज। ये हमारे आउटस्टैंडिंग हेड के अंदर आएगा। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग भी आप लिख सकते हो और सैलरी आउटस्टैंडिंग भी आप यहां पर उसको लिख सकते हो। और टोटल में आपका देना कितना बाकी है, 30,000 रुपया। तो कंसेप्चुअल पार्ट भी क्लियर था कि जो भी आउटस्टैंडिंग आइटम होगा उसको रिलेटेड आइटम के साथ ट्रेडिंग में जोड़ेंगे या प्रॉफिट लॉस में जोड़ेंगे और लास्टली उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में यहां पर हम लोग उसको दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बता रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या होता है, कभी कभी हम करंट ईयर में नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए कुछ पेड कर देते हैं, तो वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब है तो हमने सिर्फ इस साल का खर्चा लिखना है। नेक्स्ट ईयर का कोई भी पेमेंट अगर हमने दिया है तो उसको इस साल का खर्चा नहीं मानना है, इसलिए उसको क्या करना है, डिडक्ट करना होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है इन करंट ईयर वी हैव पेड फॉर नेक्स्ट ईयर एंड दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस। चाहे ट्रेडिंग का है तो वहां घटाएंगे अगर प्रीपेड वेजेस है, और अगर प्रॉफिट लॉस का आइटम है तो उसको प्रॉफिट लॉस में घटाएंगे, और बैलेंस शीट में लास्टली ये एसेट साइड में अपीयर होगा। इसको घटा लेंगे इसलिए कि ये इस साल का खर्चा नहीं है। तो यहां बता रहा है रेंट, तो रेंट हमने पेड किया है, कितना पेड किया, 40,000, लेकिन एडजस्टमेंट में बता रहा है कि प्रीपेड रेंट है 2,000 और रेंट पेड इंक्लूड्स 2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। ये और है, मतलब इस तरह भी आपको प्रेजेंट किया जा सकता है। आपने क्वेश्चन को बहुत सावधानी से समझते हुए देखना है और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। तो हमारा जो रेंट पेड था, तो रेंट तो हमने पेड किया है, उसमें हमारा 2,000 नेक्स्ट ईयर का है, वो हमारा इस साल का खर्चा नहीं है। और हमने जो ज्यादा दे दिया है वो क्या है, हमारी एक तरह से एसेट्स है। एसेट्स क्यों है, अगर हम मकान उसका खाली करते हैं तो मेरे को ये पैसा वापस मिलेगा, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर बिना पैसा दिए 2,000 दिए हम उतने समय तक उस बिल्डिंग को यूज कर सकते हैं। तो प्रीपेड हमारा एक एसेट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट को डेबिट कर देंगे। ये प्रीपेड रेंट है, तो ये हमारा प्रीपेड रेंट एक तरह का एसेट्स है। तो इसको हम आपको समझने के लिखना, आपको नहीं लिखना है हमारे एग्जामिनेशन में। तो ये एक तरह का एसेट्स है, सुपर गोल्डन के हिसाब से ये आपके एसेट्स है, तो इसको आपको डेबिट करना है। तो ये आपका 2,000 रुपया आपका डेबिट में आ गया। और जो आपने रेंट पेड किया था वो 14,000 पेड किया था, लेकिन इस साल का खर्चा है कितना, वो है 12,000। इसलिए 2,000 को हम रिड्यूस करेंगे। तो रेंट को जब हम रिड्यूस करेंगे, किसी भी डेबिट आइटम को जब हम रिड्यूस करते हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर क्लियर ये बात हो गई कि एक एडजस्टिंग एंट्री पास करके हमने उससे रिलेटेड डबल एंट्री को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और वहां पर ये जो रेंट है उसको रिड्यूस कर देंगे और इस साल का खर्चा सिर्फ हम 12,000 दिखाएंगे। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमने वो रेंट दिखाना है। तो रेंट हम पेड किए थे, तो रेंट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था 14,000, लेकिन 2,000 रुपया आपने प्रीपेड कर दिया है, वो हमारा इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए प्रीपेड रेंट को हम लेस कर देंगे। तो प्रीपेड रेंट को हम यहां पर घटा देंगे, वो लेस करके हमने लिख दिया है। ये 2,000 माइनस हो जाएगा और ये माइनस होने के बाद हमारा इस साल का खर्चा सिर्फ कितना शो हो रहा है, 12,000। और जो हमने प्रीपेड किया है वो हमारी एक तरह की एसेट्स है, इसलिए हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम क्या करेंगे, उसको एसेट साइड में शो करेंगे प्रीपेड रेंट। हमारा प्रीपेड रेंट कितना रुपए का है, तो प्रीपेड रेंट 2,000 रुपया का हमारा एसेट्स है। या तो ये हमें वापस मिलेगा
या नेक्स्ट ईयर हम उतना पैसा दिए बिना उस बिल्डिंग को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है कि हमारा ईयर एंड हो गया लेकिन अभी भी कुछ इनकम हमको मिलना बाकी है, तो जो इनकम हमको नहीं मिली है एक्रूअल बेसिस पर हम अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट्स। तो वहां पर क्या करना होगा कि हमको जो मिलना बाकी है उसको रिलेटेड आइटम के साथ जोड़ देंगे। तो अकाउंटिंग ईयर एंडेड बट सम ऑफ द इनकम येट टू रिसीव, हम अभी भी हमको मिलना बाकी है, और दिस विल बी एडेड विथ रिलेटेड आइटम एंड लास्टली विल अपीयर इन बैलेंस शीट एसेट साइड। जो भी रिलेटेड आइटम होगा उसमें हम उसको जोड़ देंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड में उसको हम लोग दिखाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या है, रेंट आपको कितना मिल चुका है, ये क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब आपको मिला है, तो ये रेंट रिसीव्ड है आपका, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में शो की गई है। और एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि रेंट रिसीवेबल या एक्रूड रेंट 2000 अभी भी हमको मिलना बाकी है, तो जो मिलना बाकी है वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो इससे आपको पहले डबल एंट्री कंप्लीट करना होगा। तो डबल एंट्री में क्या हो जाएगा, वो आपके एसेट्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्रूड रेंट आपकी एसेट्स है, उसको आप क्या कीजिएगा, डेबिट कर दीजिएगा। 2000 रुपया मिलना आपको बाकी है, और जो आपको इनकम मिल चुकी है रेंट, वो कितना मिला है 10,000, लेकिन फॉर द ईयर इट विल बी 12,000। तो रेंट को आपको 2000 से बढ़ाना है, तो ये आपका रेंट को आप क्रेडिट कर दीजिए, तो इससे क्या हो गया, आपका रेंट बढ़ गया 2000 से। और अब आप प्रॉफिट लॉस में जब ये बनाइएगा तो वहां पर इस पैसे को जोड़ देना है, इट विल बी एडेड, यहां साफ बोला हुआ है, इट विल बी एडेड विथ रिलेटेड आइटम, और लास्टली बैलेंस शीट में इसको हमने एसेट साइड में शो करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड में आ गया हमारा, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय रेंट। तो रेंट हमको मिला है कितना 10,000, और इसमें आप ऐड कर दीजिए एक्रूड रेंट जो आपको मिलना बाकी है। तो कितना मिलना बाकी है, 2000 रुपए। तो टोटल आपका साल का इनकम कितना हो गया ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, आपका साल में हो गया 12,000। तो एडजस्टिंग एंट्री के साथ आप देखते हैं कि सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, और हम फाइनल अकाउंट में फॉर द ईयर उस ईयर का जितना इनकम था वो यहां पर ले लिए, और ये 12,000 में 10,000 मिल चुका है ड्यूरिंग द ईयर, और ये अभी मिलना नहीं है, मिलना बाकी है। तो इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। तो इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमको ये मिलना बाकी है। तो यहां पर देखिए आपके सामने हम एसेट साइड में इसको दिखा रहे हैं। तो ये हमारा एक्रूड रेंट 2000 रुपीज यहां पर आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट अनएक्रूड, मतलब क्या हुआ कि अनअर्न्ड इनकम, अभी तक ये हम अर्न नहीं किए थे। ऐसा भी कभी कभी होता है कि हमको कुछ इनकम एडवांस में नेक्स्ट ईयर वाली पैसा इस साल मिल गया। एक्चुअल में ये क्या हुआ है कि करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का कुछ इनकम मिल गया है, तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से ये हमारी इस साल की इनकम नहीं है। अगर इस साल की इनकम नहीं है तो इसको हमने क्या करना है, रिलेटेड आइटम से माइनस कर देना है, और ये पैसा हो सकता है कि हमको वापस भी करना पड़े, इसलिए हमारी ये लायबिलिटी है जिसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो किया जाएगा। तो यहां क्या बता रहा है, इन करंट ईयर वी हैव रिसीव्ड इनकम फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का अगर इनकम इस साल मिला है तो वो इस साल की इनकम तो नहीं है, उसलिए उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो दिस विल बी व्हाट, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड इनकम एंड लास्टली विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, अभी हमारा टाइम नहीं हुआ था, टाइम से पहले हमको मिल गया है, तो इसको हमको हटाना होगा। तो यहां पर ट्रायल बैलेंस में बता रहा है कि रेंट रिसीव्ड, हमने कितना रेंट मिल गया है, हमको 14,000 रेंट मिल गया है, लेकिन उसमें बता रहा है रेंट रिसीव्ड इंक्लूड्स 2,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो पहली बात है कि जो रेंट रिसीव्ड था उसको हमने कम करना है। 14,000 हमारा इनकम था, क्रेडिट में शो किया है, तो इनकम को कम करने के लिए सुपर गोल्डन हमेशा बताता है कि इनकम को डेबिट किया जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट करेंगे, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट कर देंगे 2,000 रुपए से।
क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमको मिला, इस साल की इनकम को कम करना है। और जो हमको नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया है वो हमारा अनएक्रूड है या अनअर्न है, तो उसको हम लोग लायबिलिटी अनएक्रूड रेंट के रूप में यहां पर दिखाएंगे। ये हमारी लायबिलिटी है, तो 2000 रुपया का हमारा लायबिलिटी भी बढ़ गया। इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। देखिए लायबिलिटी को कहां शो करना है, बैलेंस शीट में, और जो आइटम है नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है तो उसको डिडक्ट करना है रिलेटेड आइटम से। अब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर देखिए आपको रेंट मिला था, इनकम है, इनकम इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। तो यहां पर देखिए बाई रेंट रिसीव्ड, ये कितना रिसीव किए थे आप, 14,000, लेकिन उसमें 2,000 आपका नेक्स्ट ईयर का था, वो लेस करेंगे अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड ये अनएक्रूड रेंट, अनएक्रूड रेंट आप यहां पर माइनस कर दीजिए 2,000 रुपए। तो इस साल का इनकम हमको मिला कितना, 12,000। और अब जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो पैसा हमको नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया है तो बैलेंस शीट में हम उस पैसे को लायबिलिटी में शो करेंगे। यहां पर ये हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी में हम अनएक्रूड रेंट यहां पर शो करेंगे 2,000 रुपए। अब देखिए जो इस साल का इनकम मिला था वो 14,000 था, बट इट वॉज नॉट टोटली फॉर द ईयर, सम पार्ट ऑफ इट वॉज फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का जो था उसको यहां से हटा करके हमने इस साल का इनकम को लिख लिया 12,000, और ये 2,000 जो ज्यादा मिला है वो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी हमने शो कर दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू डेली यूज। हम लोग जब यूज करते हैं किसी भी एसेट्स को तो डेटोरेट होती है, और एक्सपायरी ऑफ टाइम के साथ भी ये हमारी उसका वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन गिवन एसेट्स, जो भी एसेट्स पर बोला जाएगा एज पर द रेट गिवन इन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में जो रेट दिया रहेगा उसको उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, और टेकिंग इनटू अकाउंट द पीरियड ऑफ यूज। अगर कोई एसेट 6 महीने के लिए यूज हुई है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, अगर 1 साल के लिए यूज हुई है तो 1 साल का निकालेंगे, और इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। ऐसे तो मशीनें चलती हैं हमारी प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी आइटम होता है वो ट्रेडिंग में जाता है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। क्यों जाता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये नॉन कैश आइटम, इसका पैसा हम किसी को नहीं देते हैं, बल्कि एक तरह का प्रोविजन करते हैं, और उस एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए हम अपना पैसा अपने पास ही रखे रहते हैं, इसलिए नॉन कैश आइटम है, और इट विल बी कॉज फॉर रिडक्शन इन द प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमारी प्रॉफिट को ये कम करेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर उतनी प्रॉफिट हम शो करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगी। उधर हमने एसेट्स को रिड्यूस करना है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम डेप्रिसिएशन को हमेशा एसेट्स से डिडक्ट करके दिखाते हैं, इसलिए हम इधर प्रॉफिट को भी कम करेंगे तो हमारा एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में इक्वल होगा। तो यहां पर क्या होता है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में शो करेंगे, और डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में हम लोग विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एसेट्स इन एसेट साइड। तो यहां बोल रहा है आपको प्लांट दिया हुआ है, ये डेबिट साइड है, यहां क्रेडिट साइड एक होता है, ये क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस में प्लांट डेबिट साइड में 1 लाख रुपया का दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट बोल रहा है चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट। तो डेप्रिसिएशन जो है वो आप पहले एक्सपेंस मान लिए, तो डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस है, इसको आप यहां पर टू प्लांट, इससे आपका प्लांट का वैल्यू क्या हो गया, घट गया, तो 10% चार्ज करना है। और यहां पर हमको ये पता नहीं है कि प्लांट कब खरीदा गया है, तो आपने ये हमेशा मान ला रहा है कि जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है वो शुरू से एग्जिस्ट कर रहा है।
तो इसका मतलब 12 महीने का हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 10% ऑफ 1 लाख हमारा हो जाएगा 10,000। तो ये 10,000 से आपने डेप्रिसिएशन किया और प्लांट को रिड्यूस किया। लास्टली क्या होगा कि ये डेप्रिसिएशन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और यहां पर हम डेप्रिसिएशन को शो करेंगे। तो 10,000 रुपया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा और ये जो प्लांट है ये बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन घटा करके हम वहां पर दिखाएंगे। तो दोनों इफेक्ट अभी हम दिखा रहे हैं, एक प्रॉफिट लॉस में क्या होगा और एक बैलेंस शीट में क्या होगा। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आपने शो करना है यहां पर टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो अलग अलग एसेट्स पर दिया रहेगा आपका। तो यहां पर जैसे कि 10% ऑन प्लांट फॉर 1 ईयर, तो ये आपका 1 ईयर का आ गया बाहर में 10,000। और लास्ट में आप बैलेंस शीट बनाइएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपने प्लांट को शो करना है। तो हमारा प्लांट 1 लाख रुपए का था, लेकिन उसमें से ऑलरेडी हम डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके हैं। तो लेस डेप्रिसिएशन 10,000, ये आपका 90,000 बाहर चला गया। तो इस तरह आपने देखा कि डेप्रिसिएशन को हमने पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो किया और फिर बैलेंस शीट में एसेट से उतना घटा दिया। अब क्या हुआ कि एडजस्टमेंट के कुछ आइटम अभी आपको हमने एडजस्टमेंट के 6 आइटम करके दिखाए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। इसके बाद हम लोग डिफरेंट एडजस्टमेंट, जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन आप देखिएगा कितने सिंपल से कितने आसानी से आप समझेंगे। सारी चीजें कंसेप्चुअल आपको समझाई जाती हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स।